जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस क्लास की शुरुआत में आपने एक ऐसा महिला का चित्र देखा होगा जिसका नाम है विल्मा रुडोल्फ। आज हम उसी की बात करने वाली है, एक ऐसी महिला जिसने अपनी विकलांगता को, अपने अपंगता को अभिशाप ना मानकर उसको चुनौती माना और अपनी जिंदगी में वो कर दिखाया जो बहुत से लोग केवल सपना देखते हैं करने का। अपनी लाइफ में एक ऐसी महिला जो पैदा होते ही अपंग हो गई, विकलांग हुई, उसके बाद भी सिर्फ 19 साल की उम्र में ओलंपिक में जाकर 3 गोल्ड मेडल जीत के लाई। एक ऐसी महिला जो गरीब परिवार में पैदा हुई, जिसके पिता कुली थे, मां दूसरों के घर पे जाके काम किया करती थी और इसके पिता की 22 संतान, उसमें से ये 20वीं संतान थी। विल्मा रुडोल्फ पहली अमेरिकन वुमन जिसने गोल्ड मेडल जीता 1960 में रोम ओलंपिक के अंदर 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में। पैदा हुई तो 5 साल की उम्र में ही उसको पैरालिसिस और पोलियो हो गया, लेकिन फिर भी नहीं डटी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया इसकी मां, इसके पेरेंट्स ने, सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि दोबारा चल नहीं सकती, लेकिन इसकी मां ने कहा कि ये दोबारा चलेगी, मैं चलवा के दिखाऊंगी इसको। 5 साल की उम्र के बाद इसकी मां ने इसकी घर पे ही सेवा की। इसकी जो लेफ्ट लेग थी, इसकी लेफ्ट लेग के अंदर परेशानी थी, चल नहीं पाती थी, ब्रेसेस लगे हुए थे, दिन भर बैठी रहती थी। इसके जो भाई बहन थे वो सभी खेलते रहते थे, लेकिन इसकी भी इच्छा होती थी कि ये भी खेले, लेकिन खेल नहीं पाती, दिन भर कुर्सी पर बैठी रहती थी। इसकी मां से ये देखा नहीं गया तो इसकी मां ने घर पे इसका इलाज करना शुरू किया और उसको थोड़ा एनकरेज करते रही कि बेटा थोड़ा चला कर, गिरे तो कोई बात नहीं, फिर से खड़ी हो और चलने की कोशिश कर। दीवारों को पकड़कर, खिड़कियों को पकड़ पकड़ कर ये चलती थी। जब ये 12 साल की हुई तो पहली बार इसने चलना शुरू किया, कुछ कदम रखे इसने। और जब ये 13 साल की हुई तो 1 साल के अंदर इतना संघर्ष किया इस लड़की ने कि 13 साल की हुई तो ये दौड़ने लगी, अपने स्कूल की स्पोर्ट्स टीम में भाग लिया और भाग लेने के बाद में पहले ही साल के अंदर सबसे ज्यादा बास्केटबॉल टीम में ज्वाइन किया था, सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर किए इसने। और जब ये 15 साल की हुई तो एक बहुत ही बड़े कोच थे, उनकी निगाह इस पे पड़ गई कि वाकई में इसके अंदर एथलीट वाले गुण हैं। उन्होंने उसको ट्रेनिंग दी और 4 साल बाद, सिर्फ कितने साल बाद, 4 साल बाद, जब ये 19 साल की हुई तो 1960 रोम ओलंपिक के अंदर इसने पहले 3 गोल्ड मेडल जीतने। इसने इतिहास रच दिया कि जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी चलने की, उसने ओलंपिक में दौड़कर, रेस लगाकर 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड मेडल जीत के लाई। इसने कभी अपनी अपंगता को, अपनी मुसीबत को, अपने अंदर जो कमी थी, इसने उसको अभिशाप नहीं बनने दिया, अपने अंदर उसको एक चुनौती मान ली कि मुझे जीवन में कुछ करके दिखाना है। तो बच्चों, अगर आप में या हम में किसी में कुछ कमियां हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसको चुनौती माननी चाहिए कि इसके बावजूद में जीवन में कुछ करके दिखाओ। आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। ये क्लास सेकंड है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लास्ट क्लास जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट ये था कि आई के साथ वर्ब कैसी आती है। मैंने आई के साथ बताया था इज या आर नहीं आता, एम आता है, हैज और हैव में से हैज नहीं हैव आता है, डज नहीं डू आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल फॉर्म में। आई के साथ वाज आता है, वर नहीं। लेकिन मैंने यह भी बताया था कि जो कंडीशनल सेंटेंस जो बनाए जाते हैं उनमें आई से पहले अगर इफ दिया हो, क्या दिया हो, इफ, तो वहां पर आई के साथ वाज नहीं वर लगाएंगे। और यह भी कहा था कि चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एनी सब्जेक्ट, इफ के बाद में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हम वहां पर कभी भी वाज का प्रयोग ना करके क्या लगाएंगे, वर। चाहे सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, राम, सीता, गीता, कोई भी हो। और
मैंने आपको क्वेश्चन टैग्स भी समझाए थे कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। अगर आपको दोबारा क्वेश्चन टैग्स को अच्छे से समझना है तो पिछली वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करें, उसे देखें, और उसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मैं सभी का जवाब देता हूं, सभी के क्वेश्चंस का जवाब देता हूं। जिन बच्चों ने मुझसे सवाल किए उनको पता है कि मैंने उनके जो भी सवाल पूछा है मैंने उसका आंसर दिया है। तो आप मुझसे कुछ भी पूछिए, एनीथिंग इंग्लिश से रिलेटेड, उसका जवाब मिलेगा बच्चों। ना आज यहां पर बच्चों हम सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, आज पढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आज मैं आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अनुसार वर्ब कैसी आती है यह भी हम सीखेंगे। आपको इतना तो पता है कि सब्जेक्ट किससे बनता है? सब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन से। ध्यान रखिएगा बच्चों, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन से ही बनाया जाता है, इसका कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या है जरा समझते हैं इस बात को। अगर आपको सब्जेक्ट में कभी दिखे आइदर और, ठीक है, या दिखे आपको नाइदर नोर, और या दिखे आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर आपको ये जो 3 मैंने वर्ड्स लिखे यहां पे, आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दिखाई दे तो इनके बाद में आपसे वर्ब पूछी जा सकती है। और अब तक बच्चों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मैं करवाऊंगा। आज की एंड में मैं आज इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो भी मैं आपको करवाऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों। ये जो आइदर और है, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट आल्सो है, ये एक्चुअली में क्या है? ये तीनों के तीनों कंजंक्शन है। क्या है ये सब? ये सब के सब कंजंक्शन होते हैं। चलिए, ये जो साइड में मैटर लिखा है इसको हम मिटा देते हैं पहले, ताकि हमारे पास स्पेस बच जाए काफी लिखने के लिए, ठीक है। अभी स्पेस छोटा है और अब स्पेस हो गया बड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं। आप भी तब तक अपनी नोटबुक को खोल लो बच्चों, सभी नोटबुक को ओपन कर लो, लिखना शुरू करो आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये तीनों की तीनों क्या है बच्चों? कंजंक्शन है, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। यहां पे आइदर और का सबसे पहले मीनिंग बता देता हूं क्या होता है। आइदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब या, नाइदर का मतलब ना तो, और नॉर का मतलब ना, और ऐसे ना ये वाला, और नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, और बट आल्सो का मतलब क्या होता है? बल्कि, ठीक है, ये हो गया। तो इनका मीनिंग ये होता है ना केवल बल्कि, ना तो ना और या तो या। अब अगर ये सब्जेक्ट में दिखाई दे तो बच्चों एक चीज याद रखना, आइदर के बाद में एक नाउन प्रोनाउन देगा आपको। क्या देगा? नाउन या प्रोनाउन। और के बाद भी एक नाउन प्रोनाउन देगा। नाउन प्रोनाउन से ही सब्जेक्ट बनता है। ऐसे ही नाइदर के बाद भी नाउन प्रोनाउन देगा और नॉर के बाद भी नाउन या प्रोनाउन देगा। नॉट ओनली के बाद भी एक नाउन प्रोनाउन आएगा और बट आल्सो के बाद भी एक नाउन या प्रोनाउन आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, इनके बाद भी नाउन प्रोनाउन और इनके बाद भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, और ये तीनों की तीनों क्या है? कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये कौन से टाइप के कंजंक्शन है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, मैंने कंजंक्शन को समझाया हुआ है मेरी जो बेसिक क्लास की जो 6th वीडियो है, 6th क्लास है हमारी, उसके अंदर मैंने आपको कंजंक्शन एक्सप्लेन किए हुए हैं और वहां पे मैंने लिखवाया हुआ है कि ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। कौन कौन से? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अब वर्ब कैसी आती है सर, ये तो बताओ हमको। बताता हूं, रुको जरा। वर्ब कैसे आएगी? यहां पर हमारे पास 2 नाउन प्रोनाउन है, एक ये और दूसरा ये। तो ध्यान से देखो, मैं कुछ यहां पे लिखने जा रहा हूं। वर्ब अपने नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे नजदीक। वर्ब अपने सबसे नजदीक मतलब नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। लिख लो इसको,
प्रोनाउन के अनुसार आती है ना बच्चों। वर्ब के जो सबसे नजदीक नाउन प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। अब अगला सेंटेंस करना शुरू करते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कि जो वर्ब होती है वो सबसे नियरेस्ट नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। अब इसमें देखो बच्चों कि सेंटेंस कैसे आते हैं और आपको क्या सोचना है। मैं आपको सारी बातें यहां पे सिखाता हुआ चलूंगा, ठीक है, कि आइदर और के बाद में नाउन प्रोनाउन आया, जितने भी वर्ड आए सबके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा बच्चों। सबसे पहला सेंटेंस हम यहां पे लिखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हमने कि आइदर द बॉस, आइदर द बॉस और द कलीग्स, ठीक है। आइदर द बॉस और द कलीग्स हैज लेफ्ट फॉर द पिकनिक, ठीक है। तो वी हैव अ सेंटेंस हियर, हमारे पास एक वाक्य है और इस वाक्य में एरर कहां है इस बात को समझेंगे। इस वाक्य में जो वर्ब आई है, सबसे पहले वर्ब को देखो। अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट को पहचानने में प्रॉब्लम आती है तो आप वर्ब को सबसे पहले देख लो। मेरे पास हैज लेफ्ट एक वर्ब है, हैज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है और जो लेफ्ट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सर? लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, ठीक है। लीव का मतलब होता है जाना, कहीं पर जाना या कहीं के लिए निकल जाना। वैसे इसका एक और अर्थ होता है छोड़ना, लीव का मतलब छोड़ देना। तो यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। सर ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ये दोनों सेम है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सेकंड और थर्ड फॉर्म अगर किसी वर्ब की सेम होती हैं तो उनमें आप अंतर ऐसे पता लगाना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उससे पहले हमेशा क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इससे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो यहां पर ये लेफ्ट सेकंड है या फिर थर्ड है, कैसे पता चला? इससे पहले हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। अब ये जो वर्ब है ये एक सिंगुलर वर्ब है। अब इसका जो सब्जेक्ट होगा वर्ब से पहले होगा। कहां होता है सब्जेक्ट? वर्ब से पहले। अब वर्ब से पहले क्या लिखा है? आइदर द बॉस और द कलीग्स। और मैंने बताया भाई आइदर के बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है और के बाद भी नाउन प्रोनाउन आता है। तो आइदर के बाद में नाउन क्या है? द बॉस। ये बच्चों नाउन है हमारी, ठीक है। कैसे पता चला? दा यहां पे डिटरमाइनर है और डिटरमाइनर के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। यहां पे और के बाद में नाउन क्या है? द कलीग्स, ये नाउन है। अब जो बॉस है ये तो है सिंगुलर और जो कलीग्स है ये है प्लूरल। कैसे पता चला सर ये प्लूरल है? इसमें एस लगा हुआ है, यहां पर क्या है? एस। तो ये प्लूरल और ये सिंगुलर। अब हमारे पास जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। हैज सिंगुलर होती है। और अभी अभी मैंने आपको रूल में लिखवाया कि जो वर्ब होगी वो अपने नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। तो यहां पर इस हैज के सबसे नजदीक नाउन कौन सा होगा? कलीग। इसको मत मानना कि सर यहां से देखो नजदीक तो यही है, ऐसे नहीं मानेंगे कि यहां से नजदीक ये हो गया। सेंटेंस में लिखा गया है उसके अनुसार। पहले सेंटेंस में ये आया, फिर ये आया और फिर ये आया, तो इसके नजदीक कौन सी नाउन हुई? कलीग्स, यानी ये प्लूरल नाउन है। क्या है ये? प्लूरल नाउन, बहुवचन नाउन। तो हमारे पास वर्ब कैसी होनी चाहिए? बहुवचन। तो यहां से हैज हटा के क्या कर देंगे हम? हैव होना चाहिए। बात समझ में आ गई? एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने लिखा कि नाइदर ही, ठीक है, इसको मिटाते हैं। नाइदर ही नॉर दे, नाइदर ही नॉर दे हैज एनी प्लान टू किल द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है कि ना तो उनके और ना ही, ना तो उसके और ना ही उनके पास कोई प्लान है, कोई योजना है उस राक्षस को मारने की। ना तो उसके पास है ना ही उनके पास है। तो यहां पर हमारे पास वर्ब कहां है? देखो हमारे पास वर्ब ये रही हैज, और इस वर्ब से, वर्ब क्या हमारी? सिंगुलर वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट में नाइदर के बाद क्या लिखा है बच्चों, ये है हमारा प्रोनाउन। क्या है ये प्रोनाउन हुआ। इस नॉर के बाद क्या लिखा हुआ है, फिर से प्रोनाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन होते हैं। उनमें से ही, शी और इट ये तो होते हैं सिंगुलर, और दे, वी और यू ये होते हैं प्लूरल। अब वर्ब के सबसे नजदीक नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आएगी। तो वर्ब ये है हमारी वर्ब, इसके सबसे नजदीक कौन है, दे। तो दे कैसा है, प्लूरल है। कैसा है ये, प्लूरल। तो इसके अनुसार वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगा। तो वर्ब हमेशा जब भी आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो ये सब्जेक्ट में हो, तो वर्ब अपने सबसे नियरेस्ट जो होगा, सबसे नजदीक जो होगा, उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपको एक सेंटेंस में आपको एक और लिखता हूं, जरा देखो जरा। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं आपके लिए कि थर्ड सेंटेंस है, नाइदर यू नॉर आई आर गिल्टी। ठीक है, इस वाक्य में हम एरर ढूंढेंगे। वर्ब हमारे पास क्या है, आर। ये रही साहब हमारे पास वर्ब। ठीक है, और इससे पहले क्या लिखा है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट। अब नाइदर के बाद में यू क्या है साहब, प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन से बनेगा या प्रोनाउन से बनेगा। इस नॉर के बाद ये क्या है, आई। तो यहां पर दो प्रोनाउन हो गए। वर्ब के सबसे नजदीक वाला प्रोनाउन कौन सा है, आई है। अब मुझे बताओ, आई के अनुसार आर आता है क्या, आर आ सकता है अगर मैं आर में नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो। लेकिन अगर नेगेटिव नहीं है तो आई के साथ आर नहीं आएगा। तो यहां पे आई के साथ जो आर है ना, ये गलत है। यहां पे आई के अनुसार इज, आर, एम में से कौन सी वर्ब आएगी, एम आएगी। तो यहां पर लिख देंगे एम। नाइदर यू नॉर आई एम गिल्टी। यहां पे नाइदर नॉर तो बच्चों क्या हो गया, कंजंक्शन। यू और आई क्या हो गया, प्रोनाउन। और एम क्या हो गया यहां पे, वर्ब। अब ये गिल्टी समझ लेते हैं, ये क्या है। मैंने आपको, अगर आपने मेरे पिछले सभी क्लासेस मेरी देखी हैं, तो उनमें से एक क्लास में मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था बहुत अच्छे से, और मैंने कहा था कि ये सब लिंकिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब है। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। तो यहां पर ये जो गिल्टी है ना, ये गिल्टी, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। गिल्टी का अर्थ लिख देता हूं, गिल्टी का अर्थ होता है दोषी, दोषी। ठीक है, कि आपने कोई गलत काम किया तो आप उस काम के दोषी हैं। तो ना तो तुम और ना ही मैं दोषी हैं, यानी गिल्टी हैं। तो गिल्टी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है दोषी, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, आई की, इस आई सब्जेक्ट की। तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। क्या हो गया ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ में आ गई आपको। तो मैंने आइदर और नाइदर और दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब एक चीज, बहुत कमाल की चीज सिखाने वाला हूं, देखो जरा बच्चों। अब नॉट ओनली और बट आल्सो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, नॉट ओनली और बट आल्सो को। ठीक है, जरा देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 चल रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, और इनका अर्थ होता है न केवल बल्कि। नॉट ओनली के बाद भी एक नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, और बट आल्सो के बाद भी एक नाउन और प्रोनाउन आएगा, और हमसे आगे पूछेगा एक वर्ब। यानी सब्जेक्ट में नॉट ओनली और बट आल्सो दे देता है। तो अब इसको लिखते कैसे, एक और चीज बता दो बच्चों, कि नॉट ओनली बट आल्सो को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। कहीं भी सेंटेंस में आएगा तो हम इसको 3 टाइप से लिख सकते हैं। मैंने पहला टाइप आपको लिख दिया, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप पढ़ा रहा हूं, नॉट ओनली, फिर उसके बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, और फिर उसके बाद में बट, और फिर उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन। सर आपने ऑल्सो नहीं लिखा, ऑल्सो लिखना भूल गए आप बच्चों। यही तो तरीका है दूसरा, कि आप बिना ऑल्सो के भी, सिर्फ बट लगा के भी सेंटेंस बना सकते हो। ऑल्सो की जरूरत नहीं है। क्या आपने ये पहले पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो चीज? ऑल्सो की जरूरत नहीं होती नॉट ओनली बट आल्सो में। अगर आप लिखना चाहो ऑल्सो तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ लिख दो नॉट ओनली और आगे बट, और उसके बाद में लिख दो नाउन और प्रोनाउन, और आगे हम वर्ब लगाएंगे। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं वर्ब किसके अनुसार आएगी, जो भी सबसे नजदीक नाउन प्रोनाउन होता है उसके अनुसार। तीसरा पॉइंट और मैं बता रहा हूं कि नॉट ओनली को लिखने का एक और तरीका है नॉट ओनली बट आल्सो का। नॉट ओनली के बाद में कोई भी नाउन प्रोनाउन आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में बट आ जाएगा,
और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन कोई सी भी, और फिर अगर आप ऑल्सो लगाना चाहें तो आप ऑल्सो को यहां लिख दें और आगे वर्ब। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को लिखने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। नॉट ओनली और बट ऑल्सो के रूल्स आपने लिख लिए कि बट के बाद में ऑल्सो आ भी सकता है और नहीं भी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने पहला सवाल लिखा है कि नॉट ओनली गोल्ड बट ऑल्सो सिल्वर आर फाउंड इन अबेंडेंस इन द साउथ। न केवल सोना बल्कि चांदी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है साउथ में। अबेंडेंस का मतलब है प्रचुर मात्रा, ठीक है। इन अबेंडेंस का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में साउथ में पाई जाती है। अब यहां पर जो वर्ब है हमारे पास वो है आर, और इस आर का सब्जेक्ट इससे पहले होगा। इससे पहले लिखा है नॉट ओनली गोल्ड और बट ऑल्सो सिल्वर, ठीक है। तो इस आर का सब्जेक्ट कौन हुआ, जो सबसे नजदीक होगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों की दोनों नाउन है, दोनों नाउन है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा और बट ऑल्सो के बाद भी क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन। दोनों नाउन हुई। अब ये नाउन सिंगुलर हुई या फिर ये प्लूरल हुई, इस बात को समझते हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों की दोनों बच्चों क्या है, धातु हैं, और जो भी धातु होती हैं वो होती हैं अनकाउंटेबल। क्या होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन होती है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होती है बच्चों ध्यान रखना, वो होती है सिंगुलर नाउन। क्या होती है, सिंगुलर नाउन। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है सबकी सब सिंगुलर हैं, जैसे वाटर, मिल्क या जो भी धातु हैं। तो सिल्वर एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको अपन गिन नहीं सकते, चांदी, इसलिए यही सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। हम आर को हटाकर क्या कर देंगे, एच। यहां पे आप देखो कि बट के साथ मैंने ऑल्सो लगाया और ऑल्सो के बाद में क्या आई है, नाउन आई है। सेकेंड सेंटेंस में देखो, नॉट ओनली के बाद में गोल्ड है, फिर से वही। अब मैंने बट के बाद में ऑल्सो नहीं लिखा, सीधा क्या लिख दिया, नाउन। तो बिना ऑल्सो के भी आप सेंटेंस को बना सकते हो, ऑल्सो बट के बाद में जरूरी नहीं है। बट के बाद में नाउन लिख दिया हमने, और ये नाउन क्या होती है, सिंगुलर, तो आर के स्थान पर क्या कर दिया, इच। मुझे मालूम है कि आपने आज तक बट के साथ ऑल्सो ही पढ़ा है, आज पहली बार बिना ऑल्सो के भी सेंटेंस देख रहे हो ना। बट को बिना ऑल्सो के लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। थर्ड सेंटेंस में आते हैं, नॉट ओनली गोल्ड बट सिल्वर ऑल्सो आर फाउंड इन अबेंडेंस इन द साउथ। यहां पे मैंने देखो क्या किया है, नॉट ओनली के बाद वो फिर से वही गोल्ड आ गया। यहां पर बट के बाद क्या आया, बट और ऑल्सो को तो मैंने लिखा है, लेकिन इस बार बट और ऑल्सो के बीच में नाउन लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट और ऑल्सो के बीच में नाउन को लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने की बात यह है कि बट और ऑल्सो के बाद में नाउन या प्रोनाउन लगा सकते हो, या फिर आप बट लिखो सिर्फ, ऑल्सो लिखो ही मत, और उसके बाद में नाउन लगा सकते हो। ऑल्सो की जरूरत नहीं है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगी अगर ऑल्सो नहीं आता है तो, ठीक है। तो अगर आज के बाद आपको कभी बट के बाद ऑल्सो नहीं दिखाई देता है तो उसको एरर नहीं मानना है बच्चों। बात समझ में आ गई आपको ना। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि बट और ऑल्सो अलग अलग स्प्लिट कर दो, बट को अलग और ऑल्सो को अलग, और बीच में आप लिख दो क्या, नाउन या फिर प्रोनाउन। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहां पर जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कौन है, वही सिल्वर ही है। तो सिल्वर क्या है, सिंगुलर नाउन, क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसलिए आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बट और ऑल्सो का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। अब सभी इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी यहां पर लिख रहा हूं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पे आपके लिए। देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और यहां पर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया आज, सेकंड कॉन्सेप्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। जरा हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइदर द सैलरी नॉर द वर्क एटमॉस्फेयर वर गुड इन दैट ऑफिस। ना तो सैलरी अच्छी थी, ना ही वहां का जो काम का जो वातावरण था, यहां पे एटमॉस्फेयर का मतलब है वातावरण, ठीक है, ना ही वो अच्छा था उस ऑफिस में। तो यहां पर बच्चों लिखा क्या, देखो सब्जेक्ट में लिखा है नाइदर नोर, नाइदर के बाद भी नाउन है, नोर के बाद भी नाउन है, और आगे मेरे पास वर्ब आ गई क्या, वर। अब ये जो वर्ब है, वर्ब ये प्लूरल वर्ब है, और सब्जेक्ट कौन होगा, जो वर्ब के सबसे नजदीक होगा, यानी नोर के बाद। नोर के बाद लिखे हैं मेरे पास डिटरमाइनर, और डिटरमाइनर के बाद में कितने शब्द, दो। तो दूसरा शब्द क्या होता है, नाउन, और उससे पहले वाला क्या होता है, एडजेक्टिव। तो ये जो नाउन है यही सब्जेक्ट है हमारा, और ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात को भी हम अभी समझेंगे ना।
अब जो वातावरण है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते वातावरण को, इसलिए ये सिंगुलर नाउन कहलाएगी। और सिंगुलर नाउन कहलाएगी तो जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी, वाज हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है हमारे पास, एटमॉस्फियर। अगला सेंटेंस है नाइदर द प्लेयर्स नॉर द ट्रेनर वर इन द लॉकर रूम व्हेन द थीफ ब्रोक इन। ना तो खिलाड़ी और ना ही ट्रेनर था लॉकर रूम में जब थीफ का मतलब होता है चोर, जब चोर अंदर घुस गया। ब्रोक इन का मतलब होता है चोरी से अंदर घुस जाना। तो जब चोरी से अंदर चोर घुसा तो वहां पे ना तो ट्रेनर था और ना ही क्या था, खिलाड़ी थे वहां। वर्ब हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास वर्ब है वर, ठीक है। और नाइदर के बाद क्या लिखा है, प्लेयर्स, बहुवचन है। और ट्रेनर यहां नोर के बाद लिखा है ट्रेनर। तो वर्ब के सबसे नजदीक क्या है, यहां पे ट्रेनर है, और ट्रेनर ही नाउन है और यही सब्जेक्ट है। कि जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के सबसे नजदीक होती है वही सब्जेक्ट होती है, उसके अनुसार वर्ब आएगी। ट्रेनर हमारे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब नहीं किया जाएगा, वाज। थर्ड सेंटेंस को पढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस में लिखा है नाइदर रीना नॉर हिज सिस्टर हैव टेकन माई पेन। ना तो रीना ने और ना ही उसकी बहन ने मेरा पेन लिया है। तो यहां पे नाइदर के बाद लिखा है रीना, नॉर के बाद लिखा है हिज सिस्टर। हिज क्या है, डिटरमाइनर, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। डिटरमाइनर के बाद सिस्टर क्या हो गया, नाउन हो गया। और हैव क्या हमारे पास, वर्ब। सिस्टर क्या है इस समय, सिंगुलर, इसलिए हैव नहीं क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा यहां पे। अगला सेंटेंस लेते हैं नंबर 4। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज सन्स वर ब्लेम्ड फॉर द एक्ट। ना केवल उस पर बल्कि उसके बच्चों पर भी आरोप लगा था उस काम के लिए। यहां पे एक्ट का मतलब है कोई कार्य। तो यहां पर बच्चों जो वर्ब है मेरे पास क्या है, वर है। और नॉट ओनली के बाद क्या लिखा है, ही, और बट ऑल्सो के बाद क्या लिखा है, हिज सन्स। तो वर्ब के सबसे नजदीक कौन हुआ, सन्स। तो सन्स हुआ हमारे पास प्लूरल, और प्लूरल नाउन हो गई, और प्लूरल नाउन हुई तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब क्या है, अब ये सही है। यानी जो हमारे पास चौथा सेंटेंस है ये नो एरर क्वेश्चन है। क्या है ये, नो एरर, ध्यान रखो इसमें कोई गलती नहीं है। यहां पे वर्ब बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आई है यहां पर। पांचवा सेंटेंस हमारे पास ये है कि आइदर द कलर और द साइज वर द मेन रीजन ऑफ हर अनोयंस। अनोयंस का मतलब होता है बच्चों चिढ़। किसी चीज से अपन चिढ़ जाएं तो वो चिढ़ जो हमारे अंदर बैठ जाती है उसको अनोयंस बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो गुस्सा। देखिए, या आइदर द कलर का मतलब है या तो कलर और द साइज, या फिर साइज। वर्मनी थे द मेन रीजन, मुख्य कारण उसके गुस्से का। उसके गुस्से का मुख्य कारण या तो साइज था या फिर क्या था, कलर था। तो यहां पर अब बच्चों ध्यान दीजिए कि यहां जो वर्ब है हमारे पास क्या है, वर है। और आइदर के बाद लिखा है द कलर, और के बाद लिखा है द साइज। तो वर्ब के सबसे नजदीक कौन है, कलर या साइज, साइज है। और साइज क्या है बच्चों, एक नाउन है। और कैसी नाउन हुई, सिंगुलर नाउन हुई। कैसी नाउन बच्चों, सिंगुलर नाउन हुई। अगर सिंगुलर नाउन हुई तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो में ध्यान रखना, और नोर बट ऑल्सो के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आती है उसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। आई होप आपको ये आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, और जो बट ऑल्सो का जो कॉन्सेप्ट आपने पहली बार पढ़ा है बच्चों, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात और बताओ बच्चों, कुछ ही दिनों में हम वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। और अभी बच्चों अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। एक बात और कर लो जाते जाते, लॉकडाउन लगा हुआ है और हर तरफ सख्ती है, पुलिस आने जाने नहीं दे रही है। तो अभी बहुत मुश्किल से मैं स्टूडियो आ पाता हूँ और क्लास बना पाता हूँ। तो हो सकता है कभी कल या परसों कभी 1-2 दिन मेरी क्लास नहीं आए। अगर नहीं आएगी तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा एक पोस्ट। और अगर आने वाली होगी तो भी मैं ऑलरेडी पहले से ही आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि इस समय हालात थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, फैमिली भी बाहर से नहीं निकलने देती है बाहर, और पुलिस वालों ने भी सख्ती कर रखी है, प्रशासन ने भी, आप भी खबर पढ़ते रहते हैं। तो आप बच्चों, आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखो और पढ़ते रहो। ज़्यादा बाहर ना घूमें, बिना वजह ना घूमें, ठीक है। बाय बाय।